हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं बेटा सब लोग? एकदम बिंदास, फिट एंड फाइन. दैट्स ग्रेट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे बेटा? इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर एनसीईआरटी. इट इज गिवन द नेम मूविंग चार्जर एंड मैग्नेटिज्म, बट सिंपली हम इसको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, बेसिकली करंट की वजह से क्या क्या इफेक्ट आने वाले हैं, मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप होगा, उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन उससे पहले पहले हम ये समझ लें कि हमारी प्रीवियस नॉलेज क्या है. क्या हम क्लास 10th में पढ़ के आए? क्लास 10th में बच्चे आपने पढ़ा था, अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो, राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, इसको ग्रिप रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल. ठीक है, तो थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, देन फिंगर्स अराउंड इट रेदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. रिकॉल हो गया होगा आपको, थंब के डायरेक्शन में करंट है तो फिंगर्स के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. ये जो डायरेक्शन थी, जो रूल था, उससे प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है? उससे प्रीवियस बैकग्राउंड ये है कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिन्होंने ये बताया कि करंट की वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. कौन थे वो जिन्होंने बताया कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है? ही वाज ऑयरस्टेड. नाम सुना होगा, ऑयरस्टेड. क्लास 10th में सुन लिया होगा इसका नाम. तो ऑयरस्टेड ने क्या बताया? ऑयरस्टेड ने ये बताया कि अगर आप किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड जरूर डेवलप होता है, क्योंकि कंपास की निडल डिफ्लेक्ट करती है. अब इसका एक थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि एग्जैक्टली क्या था. आपने क्लास 10th की बुक में, अपनी एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी भी पढ़ी होगी उसकी. ठीक है, एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूं कि सपोज करो बच्चे कि वी हैव अ सर्किट लाइक दिस. एक कोई इलेक्ट्रिक सर्किट था ऐसे. दिस इज की, दिस इज बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये कोई एक वायर थी, कोई कंडक्टर. ये दिस इज अ कंडक्टर, कोई वायर, कुछ भी हो सकता है, बस करंट कैरिंग होना चाहिए, इसके अंदर से करंट जानी चाहिए. जब मैं इसको क्लोज करता हूं भैया, बिफोर क्लोजिंग पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा मान लीजिए कि आपने कंपास रखा है यहाँ पे, मैग्नेटिक कंपास. ठीक है, मैग्नेटिक कंपास को आपने रखा है यहाँ पे, और मैग्नेटिक कंपास को रखने के बाद ये पता लगा कि सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. मान लीजिए कि जो रेड वाला पार्ट है वो नॉर्थ पोल को दिखा रहा है, मान लेते हैं. वैसे तो अलग अलग कंपास अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनते हैं. ठीक है बेटा, हो सकता है कलर कॉम्बिनेशन हो ही ना, पूरी ब्लैक कलर की एक निडल हो, मैग्नेटिक निडल हो, ऐसा भी होता है कई बार. ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल ये कब था? कब? व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू इट. तो अगर ऐसा था तो नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे दिखा रही है कंपास निडल. इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? ये हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है. हमारी अर्थ जो है उसका जो मैग्नेटिज्म है उससे इन्फ्लुएंस होकर मैग्नेटिक कंपास नॉर्मली ऐसे शो कर रहा था. मान लीजिए कि ऐसे शो कर रहा था. तो फिर ऑयरस्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब की को क्लोज किया तो क्लोज करने के बाद क्या हुआ बेटा? करंट फ्लो कर गई होगी. जैसे की को क्लोज किया, ये जो कंपास निडल थी वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि अभी जो इस पोजीशन पे थी उस पोजीशन से कंपास निडल किधर चले गई? कुछ ऐसे. चेक द डिफ्लेक्शन. ये दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. तो देखा आपने कि इस ओरिएंटेशन से इसका ओरिएंटेशन बदल गया, ये अपनी जगह से डेविएट हो गई. तो अब ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन बड़ी सिंपल सी. ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये करी कि भाई कंपास निडल तो सिर्फ बिहेव ही करती है उसके हिसाब से कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है. जैसे ही आप कंपास निडल के पास 12 मिनट लेके आएंगे उसके अंदर डेविएशन आ जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है, घूम जाती है किसी डायरेक्शन में. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जब तक यहां पर करंट फ्लो नहीं कर रही थी तब तक कंपास निडल इधर शो कर रही थी, और जैसे ही करंट ने फ्लो करना चालू किया डिफ्लेक्शन हो गया, इसके अंदर मुड़ गई. इसका मतलब क्या होता है? इससे सिर्फ एक ही बात का इंडिकेशन होता है कि यानी कि यहां पर भी इस रीजन के अंदर कोई मैग्नेटिज्म जरूर डेवलप हुआ है, कोई मैग्नेटिक फील्ड जरूर यहां पे डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से कंपास के निडल का डिफ्लेक्शन आया. क्योंकि कंपास के निडल डिफ्लेक्शन ही तब देती है जब कहीं आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड उसने सेंस किया होता है. तो इससे ऑयरस्टेड बिल्कुल श्योर हो गए कि यस, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ये सबसे पहले उन्होंने सेंस किया. अब मैं आपको एक चीज और बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि बेटा एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि एक्चुअली ये जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है, इसका डिफ्लेक्शन किधर की ओर आएगा जब करंट कहीं जाएगी. यानी कि करंट अगर इधर से इधर जा रही है तो डिफ्लेक्शन किधर आएगा, करंट अगर उल्टी डायरेक्शन में जा रही है तो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन किधर आएगा. उसको समझने के लिए हमारे पास एक रूल था. ठीक है, उसका बस मैं नाम आपको बता रहा हूं, उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा. दैट इज कॉल्ड एम्पियर्स स्विमिंग रूल. एम्पियर्स स्विमिंग रूल. मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं. एम्पियर स्विमिंग रूल ये बताता है कि व्हेन वी इमेजिन द डायरेक्शन ऑफ करंट एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ स्विमर,
एक स्विमर जो होता है, तैराक जो होता है, वो जिधर की ओर जा रहा है, अगर सर्किट में करंट भी उधर ही हो जा रही है, तो जिधर भी स्विमर का लेफ्ट हैंड होता है, द लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, इफ वी इमेजिन द डायरेक्शन ऑफ करंट एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्विमर, देन द लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल। अब मैं आपको इससे बात वेरीफाई करके दिखा देता हूं, बाकी आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट है कि नॉर्थ पोल किधर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दिस इज व्हाट, करंट तो इधर जा रही थी, तो स्विमर भी इधर ही जा रहा है, तो ये हो गया स्विमर का लेफ्ट हैंड, ये होगा राइट हैंड, ये इसके लेग हो गए। तो स्विमर अगर इधर जा रहा है तो लेफ्ट हैंड इसका इधर ही होगा। आप खुद सोच के देख लीजिए कि अगर आप स्विम कर रहे होंगे तो आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा, इस साइड को होगा, पीछे की साइड पर। तो ये पीछे की साइड यहाँ दिखा रखी है मैंने। तो इस डायरेक्शन के हिसाब से लेफ्ट हैंड कहाँ है, वायर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर है। लेकिन अगर वापस आ रहा होगा ये, तो लेफ्ट हैंड नीचे की ओर होगा, तो उस केस में नॉर्थ पोल नीचे डिफ्लेक्ट होगा। तो दिस इज कॉल्ड एम्पियर स्विमिंग रूल। तो कुल मिला के बात ये हुई कि सबसे पहले ऑयस्टर ने बता दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट व्हिच कैन बी सेंस्ड बाय मैग्नेटिक निडल। ठीक है, दूसरी बात, एम्पियर स्विमिंग रूल जो था उसने ये बता दिया कि वेयर वुड द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट एज पर द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है बेटा, वो किधर की ओर जाएगी, इसको आप किसी भी एक्टिविटी से चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। बुक में कोई डायग्राम दे रखा हो जो सही हो, ठीक है, सही हो, ठीक है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको वेरिफिकेशन मिलेगा इसको हर बार। ठीक है बेटा, सो दिस इज अबाउट ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट, दिस इज अबाउट एम्पियर्स स्विमिंग रूल। अब देखते हैं कि हमको आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, क्लास 10th में याद करिए कि आपने ये बताया था राइट हैंड थंब रूल में कि करंट कैरिंग कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, राइट हैंड थंब रूल से था। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कहाँ पे उसकी डायरेक्शन कितनी होती है, ठीक है, उसी के साथ साथ किस फॉर्मूले से आप उसको कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें हम क्लास 10th में नहीं पढ़ते हैं जनरली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चीजों को आपको अब पढ़ने की जरूरत है क्लास 12th के अंदर, और उसी को समझाने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया जो सबसे पहला रूल है वो है हमारे पास बायो-सवर्ट्स लॉ। ठीक है, वी राइट इट एज बायो-सवर्ट्स लॉ बट वी कॉल इट एज बायो-सवर्ट्स लॉ। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, पहले आपको समझना जरूरी है कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें आपको कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे कमाल और खूबसूरत की बात है कि जिस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे वो सीक्वेंस बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर करंट है कंडक्टर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ये हम चैप्टर के एक पार्ट में पढ़ेंगे, और किस किस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां कैसे कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लॉज, बायो-सावर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किट लॉ, ये दो लॉ हमको ये बताएंगे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे बनता है। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर। फिर हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे कि जब करंट थी मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो अब उसके बाद एक तीसरा फैक्टर बनता है फोर्स, कि अब फोर्स कैसे कैसे लगेगा किस किस कंडीशन में। चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स कैसे लगेगा, करंट कैरिंग वायर है तो फोर्स कैसे लगेगा, टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं तो फोर्स कैसा लगेगा, यानी कि द नेक्स्ट सेगमेंट विल बी ऑफ फोर्स। उसके बाद है इसका एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे इसके बाद टॉर्क, कि फोर्स है और किसी चीज को अगर फोर्स लगा के गोल घुमा दिया जाए तो एक टॉर्क का इफेक्ट आता है, यानी कि रोटेटिंग इफेक्ट आता है। यानी कि आप टॉर्क को पढ़ेंगे इसके थर्ड सेगमेंट के अंदर, और उस टॉर्क के साथ आप एक चीज और पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट टॉर्क। दैट टॉर्क हैज अ एप्लीकेशन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आप यूज करते हैं अपने लैब के अंदर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो उसका बेसिक ओवरव्यू आपको मिलेगा, और फिर आपको यह भी मिलेगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर। दैट विल बी द थर्ड सेगमेंट, यानी कि आप टॉर्क एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये थर्ड सेगमेंट में पढ़ेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि चैप्टर शुरू कैसे होगा। करंट से मैग्नेटिक फील्ड तक जाएंगे, एक खत्म, फिर मैग्नेटिक फील्ड के बाद फोर्स तक जाएंगे, सेकंड पार्ट खत्म, फिर फोर्स के बाद टॉर्क और उसका एप्लीकेशन, थर्ड पार्ट। दिस इज हाउ टू स्टडी दिस चैप्टर एंड दे आर इंटरलिंक्ड। जब पहला सेगमेंट करोगे तभी दूसरा बेटा समझ में आएगा, दूसरा करोगे तब तीसरा समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए सीक्वेंस में चलना चाहिए, इधर उधर करके अगर चैप्टर में आप चलेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला हमारे पास सेगमेंट था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताया जाए, उसकी डायरेक्शंस कैसे निकाली जाएंगी, उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, कैलकुलेट कैसे की जाएगी। फॉर दैट वी हैव फर्स्ट लॉ, दैट इज बायो-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, और साथ साथ लिखते रहेंगे बेटा, प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे, बिकॉज दैट विल हेल्प यू आउट इन एग्जामिनेशन।
ठीक है, क्योंकि एंड टाइम पर जब हमारे पास अपने नोट्स नहीं होते खुद के तो हमें कुछ समझ नहीं आता। एंड बिलीव मी, अपने हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स ही बेस्ट समझ में आते हैं। ठीक है, अगर आप फोटो कॉपी खींचते हैं या पीडीएफ लेते हैं, ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू गेट पीडीएफ, ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन जो चीज़ हमें अपने हाथ से लिखी होती है वो हमें बेस्ट याद होती है। ठीक है, राइट। अब देखिए बच्चे, वी हैव फर्स्ट थिंग बायो-सवर्ट्स लॉ। बायो-सवर्ट्स लॉ, तो कुल मिला के बात ये हुई, देखो लिखते हैं BIOT बायो, बट वी प्रोनाउंस दैट बायो, बायो-सवर्ट्स लॉ। ठीक है, अभी जो बायो-सवर्ट्स लॉ है, ठीक है, ऑब्वियसली बायो-सवर्ट नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, एंड लॉ। अभी लॉ क्या कहता है उसको समझने के लिए हमारे पास क्या क्या है, ढंग से सुनिएगा। नॉर्मली बेटा क्लास 10th के अंदर, अभी सिर्फ समझना है, अभी कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है, समझिएगा। क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ा था कि अगर स्ट्रेट वायर होती है तो उसकी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है। ड्यू टू द स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है, कैसे? लाइक फिंगर्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सच दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द वायर। ठीक है, जितने भी सर्कल्स होते हैं उन सबका जो सेंटर होता है वो वायर के ऊपर होता है। करंट यहाँ फ्लो कर रही है इसके ऊपर ऐसे करके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है। अब बायो-सवर्ट लॉ कुछ ऐसा ही है, और वो ये बताएगा कि स्ट्रेट वायर के केस में क्या होगा। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि आप जितने भी वायर अपने नेचर में देखें वो आपको हमेशा स्ट्रेट ही मिले। हो सकता है आपके घर में कोई वायर लग रखी है, वो स्ट्रेट लगी नहीं है, वो घूम फिर के इधर उधर मुड़ मुड़ के जा रही है, और बाई चांस मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़े, तो क्या मैं उस वायर को स्ट्रेट करूंगा? नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कि अगर वायर नॉन स्ट्रेट भी है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। सो फिर जब मुझे स्ट्रेट वायर के लिए निकालना होगा तो हमारा स्पेशल केस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बायो-सवर्ट लॉ क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो डायग्राम को ढंग से समझते हैं। बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम, कैसी भी शेप बना सकते हो डायग्राम की। मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये अब एक वायर है, ऑब्वियसली पूरी स्ट्रेट नहीं दिख रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और आपने क्या किया, इसका एक सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। ये वायर कितनी भी लंबी हो सकती है, कोई लेंथ नहीं फिक्स है इसकी, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इस वायर का सेंटर पॉइंट जहां पे मुझे लगता है उसको मैंने बना लिया। एंड वी हैव अ पॉइंट P, ये पॉइंट P था। P पॉइंट वो पॉइंट है बेटा जहां पर आपको इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और एक बात, दिस वायर इज कैरिंग अ करंट आई, जब तक इस वायर में करंट नहीं जाएगी मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले करंट जानी है, फिर मैग्नेटिक फील्ड वहां पे आना है। अब ये जो पॉइंट है यहां पर हम क्या करते हैं, क्योंकि वायर भाई बहुत बड़ी हो सकती है, हमें पता नहीं कितनी लेंथ उसकी हो सकती है, तो क्या करते हैं ऐसे में एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं उसका, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड इट एज DL। इसको हम DL से रिप्रेजेंट करते हैं, DL वेक्टर, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। DL वेक्टर जो है इसको हम बोलते क्या है, इट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। ध्यान रखिए, ये है तो लेंथ का पार्ट, लेकिन इसको लेंथ एलिमेंट ना बोल के हम करंट एलिमेंट बोलते हैं, यानी करंट भी इसके अंदर से होके जा रही है। तो बेसिकली DL को एज अ DL ना लिख के हम लिखते हैं IDL। ये कलेक्टिव टर्म है, इट्स कॉल्ड करंट एलिमेंट। करंट इज फ्लोइंग थ्रू DL, करंट एलिमेंट। तो करंट को साथ में लिखना है इसके। ठीक है, जब भी हम इसको यूज करेंगे तो हम IDL की फॉर्म में लिखेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए, तो ये DL था बेटा, यहां से लेकर P तक के डिस्टेंस को मैं R मान लेता हूं। ऑब्वियसली दिस विल बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, राइट। तो DL से लेकर P तक के बीच का डिस्टेंस जो था वो था R, मैग्नीट्यूड बोल सकता हूं मैं इसको। वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्शन भी पता लग जाएगी। ओके, एंड इमेजिन करते हैं दिस एंगल इज थीटा। अब ये एंगल किसने किसके साथ बनाया है? करंट ऊपर जा रही है तो DL की डायरेक्शन भी ऊपर। ध्यान रखिएगा, बायो-सवर्ट लॉ में आप जब भी पढ़ेंगे, जिधर भी करंट जा रही है DL की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेंथ तो मैं किधर भी मेजर कर सकता हूँ, लेकिन कन्वेंशन क्या लिया जाता है कि इन विच डायरेक्शन करंट इज मूविंग यू हैव टू टेक द डायरेक्शन ऑफ DL लाइक दैट ओनली। करंट ऊपर जा रही है तो DL को भी ऊपर लेना है, और यहाँ पे मेरे पास ये R था। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R। DL और R के बीच का एंगल मेरे पास थीटा। ठीक है, DL वेक्टर एंड R वेक्टर के बीच का। अब सुनिए, तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, पहले तो हम अपने प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से देखते हैं, फिर बताते हैं कि बायो-सवर्ट लॉ ने क्या कहा है इसके बारे में। प्रीवियस नॉलेज हमारी ये कहती है कि अगर मेरे पास ये राइट हैंड थंब रूल अगर मैं लगा लूं इसके ऊपर, और ये करंट कैरिंग वायर है, और मैं इसको ऐसे दिखा दूं कि दिस मार्कर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वी होल्ड दिस वायर, तो फिंगर्स अराउंड इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसके चारों तरफ गोल 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 घूम के जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और P पॉइंट पर वो कहां जाएगा, इनवर्ड्स। अब एक बात है कि भाई डायरेक्शन कैसे पता लगाई जाए। क्लास 10 तक क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगा दिया, फिंगर्स इधर घूम रही है, उधर डायरेक्शन बना लिया। दिस इज द एग्जैक्ट रूल।
लेकिन इसका एक सिंप्लीफिकेशन है इस रूल का, मैं बोल सकता हूँ मॉडिफिकेशन तो नहीं, सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन ये है कि आप राइट हैंड जो थंब रूल लगाते हैं जिसके अंदर फिंगर्स ऐसे होती है, इसको अगर आप ओपन कर लें ऐसे करके, तो ये आपके पास कहलाया जाता है राइट हैंड पाम रूल। पाम, दिस इज पाम, हथेली। और ये राइट हैंड पाम रूल आपको ये इंडिकेट करेगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ फिक्स पॉइंट क्या है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो राइट हैंड, ये जो रूल है ना आपके पास राइट हैंड थंब रूल, जिसको राइट हैंड ग्रिप रूल बोलते हैं, इससे काफी इजी हो जाता है राइट हैंड पाम रूल। ये आपको हमेशा कंफर्टेबल लगेगा। अगर आप इस रूल को लगाना सीख गए तो आई गेस कि आप इस रूल को कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इजी है इससे लगाना। और ऑब्वियसली ह्यूमन टेंडेंसी जो इजी हो उसी पे हम जाते हैं, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखें, राइट हैंड पाम रूल इज नॉट अ न्यू रूल, इट इज जस्ट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो इसलिए राइट हैंड पाम रूल के नाम से आपको बुक में मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो बात वही है कि दिस इज राइट हैंड थंब रूल, लेकिन उसको मॉडिफाई करके आप अपनी कन्वेंसी के हिसाब से उसको बना लेते हैं, एंड दैट ऑलवेज एक्ट्स इन द राइट वे, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं राइट हैंड पाम रूल लगाता हूं तो थंब की डायरेक्शन में अगर करंट जा रही है तो मेरा पाम किधर इंडिकेट कर रहा है, आप देखो पी पॉइंट इधर की ओर है, पी पॉइंट इधर है, तो मेरा पाम जो है ये हथेली वो किधर इंडिकेट कर रही है, बोर्ड के अंदर की ओर। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इनवर्ड्स। इसी तरीके से अगर पॉइंट पी यहां होता, पहले मैं डायरेक्शन को थोड़ा साइड दे रहा हूं, अगर ये पॉइंट पी इधर होता तो मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता ऐसे करके, और थंब की डायरेक्शन में करंट हो गई, तो मुझे अपना पाम इधर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पी पॉइंट इधर है, तो मैं अपना पाम लेके आऊंगा इधर। और अब चेक करिए कि मेरा पाम जब पी की तरफ आता है तो पाम किधर इंडिकेट कर रहा है, आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पर आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होगी, और उसे आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आप रूल को एग्जैक्ट तरीके से अप्लाई करना नहीं जानते, ठीक है बेटा। तो थंब की डायरेक्शन में करंट, तो पाम की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर, पी पॉइंट इधर था, पाम मेरा इधर अगर मैं लेके आता हूं तो वो अंदर की ओर एक्ट करता है, तो इनवर्स हो गया। इसी तरीके से थंब को मैं रख के अगर पाम यहां रखता हूं तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो मेरे पास आउटवर्ड डायरेक्शन इधर हो जाती है, ठीक है बेटा। चलिए खैर, अब सुनिए अब आगे क्या है हमारे पास। अब हमारे पास आगे ये है कि बायो-सावर्ट लॉ एग्जैक्टली कहता क्या है। तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, सावर्ट्स लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैं आपको बोल रहा हूं ये लैंग्वेज आप साथ साथ लिख सकते हैं, और मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखूंगा, क्योंकि आपको पहले स्टेटमेंट लिखना होता है फिर मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक field due to element dl is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट dl इज db। भाई पूरी वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको b बोलते हैं, तो छोटे एलिमेंट की वजह से क्या आएगा, dl की वजह से क्या आएगा, db। तो db जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर। जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। db प्रोपोर्शनल टू dl। एलिमेंट छोटा लूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड छोटे रीजन पे आएगा, एलिमेंट अगर बड़ा लूंगा, वायर लंबी लूंगा तो दूर तक, काफी लंबे टाइम तक, यानी काफी रीजन एक बड़ा कवर होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। छोटा वायर छोटा मैग्नेटिक फील्ड, बड़ी वायर इसका मतलब बड़ी रेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लेंथ, इफ वी इंक्रीज द लेंथ द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। फिर dB प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। जो एंगल आपको दिख रहा है थीटा, उसका साइन उसके प्रोपोर्शनल। ये पक्की बात है कि मैग्नेटिक फील्ड तब मैक्सिमम लगता है जब करंट की वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लिया जाए। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कब होता है, आप देखिए इस रूल से देखिए, थंब के डायरेक्शन में अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है। आप चेक करो कि आपका थंब और आपके फिंगर्स के बीच में कितने का एंगल बनता है, वो 90 डिग्री का ही बनता है। ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन है। तो मैक्सिमम आंसर कब आता है, साइन में मैक्सिमम आंसर कब आता है, जब थीटा को 90 रखा जाता है। तो इसलिए dB प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, जैसे ही थीटा को आप 90 पुट करोगे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आएगा। एंड dB प्रोपोर्शनल टू 1/r², जो इनके बीच का डिस्टेंस है उनके इनवर्सली, उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको पहले समझ लेते हैं। मैं पहले एक काम करता हूं, पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए आप उसका पूरे तरीके से, फिर आप इसको लिख लेंगे और उसके बाद आपको उसका मीनिंग समझाता हूं मैं। स्टेटमेंट ये था, ढंग से सुनिए। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट dl is directly proportional to the current flowing through the conductor।
length of element dl proportional to sin theta and inversely proportional to the square of distance between element and point P। जो एलिमेंट था और पॉइंट P उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, तो उससे आपको dB प्रोपोर्शनल टू I मिलता है, dB प्रोपोर्शनल dl मिलता है, dB प्रोपोर्शनल टू sin थीटा और dB प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब एक एक करके जरा इसका मीनिंग समझते हैं कि जो इन्होंने बात कही भी है क्या वो वैलिड है, क्या वो हमको समझ में आती है आराम से। इन्होंने बताया करंट ज़्यादा फ्लो कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा, करेक्ट, बिल्कुल, करंट बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। डीएल एलिमेंट अगर छोटे की जगह में बड़ा ले लूँ, वायर बड़ी ले लूँ तो दूर तक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बड़े रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ये भी सही है। लेंथ बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बढ़ जाएगा। साइन थीटा एंगल जैसे ही 90 का होगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, तो साइन थीटा प्रोपोर्शनल dB एंड 1/r स्क्वायर। इस P पॉइंट को जब मैं दूर ले जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कम हो जाएगा और जैसे जैसे मैं इसको पास लाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, यानी डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो दिस इज द वैलिडिटी ऑफ दिस। और अब इसको कलेक्टिवली हम क्या लिखते हैं, वी राइट इट कलेक्टिवली। ध्यान रखना जब भी बायसॉर्ट लॉ होता है इस टाइप का आप डायग्राम बनाएंगे जरूर। देन dB इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्या आता है आपके पास IDL sin थीटा, IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। IDL और sin थीटा ये सारे के सारे न्यूमरेटर में आ गए और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, r स्क्वायर। अब आप जब प्रोपोर्शनलिटी जब फॉर्मूला बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में होना चाहिए तभी तो न्यूमेरिकल कर पाओगे। प्रोपोर्शनलिटी वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नहीं होते, इक्वेशन से होता है न्यूमेरिकल। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं दो चीजें आती हैं, एक इक्वल साइन और एक कांस्टेंट। ठीक है, अब वो क्या है, dB इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ इक्वल साइन आएगा और कांस्टेंट आता है μ0/4π। दिस इज द कांस्टेंट वी आर यूजिंग हियर, μ0/4π, फिर IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इज बायो-सावर्ट लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिखूं, बाई चांस इट इज नॉट विजिबल टू यू। ठीक है, इसको मैं यहां लिखता हूं कि हमारे पास dB निकल के आ गया था μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इज बायो-सावर्ट लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। ठीक है, लेकिन जब भी अक्सर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जब भी बायो-सावर्ट लॉ पूछा गया है आपसे इसके साथ में इसकी वेक्टर फॉर्म पूछी हुई है। और एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, हमेशा जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी का जिक्र कर रहे हो, किसी वेक्टर क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो हमेशा उसका वेक्टर फॉर्म लिखना जरूरी है। पता होना चाहिए कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है और उनके वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है उनको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिस इज अबाउट द स्केलर फॉर्म। यहाँ पर μ0/4π जो है ये कांस्टेंट है, ये क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब देखिए आगे, अब क्या है हमारे पास। अब इसके बाद मैं लिखता हूं इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आप बायो-सावर्ट लॉ को कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं dB वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4π IDL क्रॉस r, IDL क्रॉस r अपॉन r क्यूब, IDL क्रॉस r अपॉन r क्यूब। एक बात समझने की है यहाँ पे, यहाँ बेटा ब्रैकेट मत लगाइए। रीजन क्या है, ठीक है, रीजन ये है कि इसका कंसेप्चुअल मीनिंग रॉन्ग हो जाता है। कंसेप्चुअल मीनिंग ये होता है कि IDL ये दोनों मिलके एक एलिमेंट है, DL के अंदर से करंट जाती है इसलिए उसका नाम है करंट एलिमेंट, यानी I और DL को एक साथ रखना जरूरी है। तो इसलिए अगर आप ब्रैकेट लगाए थे तो इसका मतलब लगता है कि DL क्रॉस R का रिजल्ट निकालो फिर I से मल्टीप्लाई करो, जबकि तरीका क्या है, तरीका यह है कि IDL जो हमारे पास है ये एक सेम एलिमेंट है, ठीक है, करंट एलिमेंट उसको बोलते हैं। तो आप IDL को साथ में लिखिए और क्रॉस R, इससे इसके फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म था बेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस हो गया, आपने IDL लिखा, वेक्टर सिर्फ दो थे इस फॉर्मूले के अंदर, एक DL था और एक R था, तो DL क्रॉस R आ गया। R एक ऊपर आया है तो नीचे भी एक R हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। नीचे पहले R स्क्वायर था तो ये R क्यूब हो गया, एक R ऊपर चला गया, DL क्रॉस R। DL क्रॉस R को जब आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको लगता है इस बात की टेंशन है कि भाई इससे ये कैसे आ गया, तो मैं आपको इससे ये ला के दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। μ0/4π IDL, DL क्रॉस R का फॉर्मूला, DL क्रॉस R, A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म है। मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूँ उसका,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी बी वेक्टर का मॉड लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल आर साइन थीटा। चेक करिए मैंने क्या लिखा, चेक करो मैंने ए क्रॉस बी इसका टू ए बी साइन थीटा। जब मैं मॉड लगा रहा हूं, मैंने मॉड लगा दिया। एक्चुअली क्या होता है आपको याद हो, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। तो यही फॉर्मूला मैंने यूज किया। इसका मॉड जब लेंगे, जब आप इसका मॉड लोगे तो इसका मॉड हो जाएगा, इसका मॉड लोगे तो आई डीएल, आई तो अलग था, डीएल क्रॉस आर, डीएल आर साइन थीटा। नीचे में क्या था हमारे पास, आर क्यूब था, आर से आर कैंसिल कर दिए तो क्या आता है आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चेक इट, यू आर गेटिंग द सेम रिलेशन, जो रिलेशन को था वही रिलेशन ये। तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, क्योंकि आप जो चीज देख रहे हैं, जो डायग्राम देख रहे हैं, उसमें दो चीजें वेक्टर है, एक डीएल और एक आर। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आप लगाएंगे वो डीएल और आर के बीच में लगाएंगे। अब मुद्दा ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों है, डॉट क्यों नहीं है। बेटा जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है यहाँ पर, तो वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कभी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ही लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अगर यहाँ डॉट होगा तो इधर वाली क्वांटिटी स्केलर हो जाएगी। ठीक है, तो व्हेनेवर योर आंसर, फाइनल आंसर इज वेक्टर, तो यहाँ पर जो वेक्टर होंगे वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में ही होंगे, कभी डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है बेटा, सो दिस इज अबाउट बायो-सावर्ट लॉ। अब मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन क्या दे दूं कि एक चीज हमारे दिमाग में अभी तक चल रही है कि एक चीज सर ने अभी तक नहीं बताई है कि व्हाट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखिए ये तो मैंने बता दिया कि ये कांस्टेंट है। थोड़ा रिकॉल करो कि आपने जब कूलम्स लॉ पढ़ा था तो वहां पर आपने क्या पढ़ा था, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाता है। फिर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पे आप एक कांस्टेंट लगाते हैं, स्मॉल k, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और उस स्मॉल k की वैल्यू याद करिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती थी। तो जैसे वहां पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ऐसे ही यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वहां पे होती थी हमारे पास क्या, एप्सिलॉन नॉट किसको बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसे ही यहाँ पर जो म्यू नॉट होता है, ये म्यू नॉट, इट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मुद्दा परमिशन का ही है। अब मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक मैग्नेट मान लो मेरे पास ये थी, नॉर्थ पोल ये रहा, दूसरी मैग्नेट ये रही, इसका नॉर्थ पोल ये रहा। ठीक है, अगर मैं एयर में देखता हूं तो इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, इतनी गैप पे रिपल्शन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को डोर के इधर लगा लूं, दरवाजे के इस साइड लगा लूं, और इस वाली मैग्नेट को दरवाजे की दूसरी साइड, तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन क्योंकि बीच में डोर आ गया, आप चेक करेंगे दोनों के बीच का रिपल्शन बहुत कम हो चुका, या हो सकता है वो ये रिपल ना करें। तो डोर ने क्या किया, परमिएबिलिटी नहीं दी, यानी कि परमिशन नहीं दी, ताकि इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग लग सके या इनके बीच में लिंकेज अच्छी हो सके। ठीक है बेटा, राइट। सो दिस इज अबाउट म्यू नॉट। लिख देते हैं यहाँ पे, इनकी वैल्यू क्या क्या आएंगी ये भी आपको जानना जरूरी है, और फिर बात करेंगे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दैट। देखो जी, हियर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये जो होता है इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। अब एसआई यूनिट क्या है देखेंगे, देखेंगे एसआई यूनिट क्या है, फॉर्मूले से निकालेंगे। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7, या मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। आप दोनों में से किसी भी फॉर्म में आपको जरूरत पड़ सकती है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डायरेक्ट मिल जाए, 10 की पावर -7 पुट कर दो। सिर्फ म्यू नॉट कहीं लिखा है तो 4 पाई 10 टू -7। जब भी मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट पढ़ेंगे आपको वैल्यू यही पुट करनी है। ठीक है बेटा, दैट्स कॉल्ड व्हाट, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर मान लो फ्री स्पेस ना हो, कोई मीडियम हो, जैसे मान लो कि ये जो पार्टिकल है ये वाटर के अंदर रखा हुआ है और ये करंट कैरिंग वायर है। मान लीजिए कि वाटर ऐसा था जो नॉन कंडक्टिंग था, मतलब यहां से वहां तक चार्ज मूव करके नहीं जा सकता, मान लीजिए किसी तरीके से। तो फिर क्या होगा, तब मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच का जो होगा अलग होगा, क्योंकि वाटर इसके बीच में आ गया। अब वो फ्री स्पेस तो नहीं है, वो कोई मीडियम हो गया। तो उस केस में म्यू का मतलब होता है हमारे पास, अगर कहीं म्यू लिखा मिल जाए तो बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। अब इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो सकती है। म्यू नॉट की वैल्यू तो फिक्स है, जैसे एप्सिलॉन नॉट की फिक्स होती है, लेकिन जैसे एप्सिलॉन की अलग अलग होती है अलग अलग मीडियम के लिए, इस तरीके से म्यू की भी अलग अलग होती है अलग अलग मीडियम के लिए। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है बेटा, राइट, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो क्या म्यू नॉट को याद करने की जरूरत है। अब एक मुद्दा फंसा। अब मुद्दा क्या है कि भैया ऐसा यूनिट भी तो कुछ होगी, यूनिट भी तो होनी चाहिए। ठीक है, अब वो क्या है, चलो देखते हैं। इसको मिटा देता हूं। फॉर्मूला मेरे पास यहां लिखा हुआ है, मुझे इस फॉर्मूले से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट निकालनी है।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। तो कैसे निकालेंगे, ट्राई करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को मैं एक तरफ रख देता हूं और बाकी सारी चीजें दूसरी साइड, dB इंटू आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, dB इंटू आर स्क्वायर आइडियल साइन थीटा, राइट। तो dB मैग्नेटिक फील्ड किस में आता है, टेस्ला में। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। कुछ बच्चे तस्ला कह देते हैं, याद रखना आसान है, कैसे भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ला, TESLA, ठीक है, टेस्ला। और भाई आजकल अगर आप सुनेंगे तो एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं बीच में, काफ़ी लोग, कंट्रोवर्सी उनके लिए काफ़ी रही है, लेकिन हाँ दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हो चुके हैं जो कि उनको बहुत फेमस कर रहे हैं। इवन मैं उनको बहुत पर्सनली पसंद करता हूँ, निकोला टेस्ला, और उन्हीं के नाम पर आपके पास यहाँ टेस्ला यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड पर जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऑल्टरनेटिंग करंट का क्रिएशन उन्होंने किया है जो आज हम घर में यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी उनकी वो थी। लास्ट में ऐसा सुनने में आता है कि उनकी लैब को बाद में आग लगा दिया गया था। मतलब वो कंट्रोवर्सी में रहे हमेशा, उनको फेमस ज़्यादा नहीं होने दिया, लेकिन ही वॉज अ ब्रिलियंट माइंड, बहुत जीनियस इंसान थे, ठीक है। सो ऑन द बेसिस दैट मीन्स ऑन फॉर हर हिज नेम द यूनिट इज टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास टेस्ला है, टी से लिखते हैं उसको। आर स्क्वायर क्या है, मीटर, आर इज डिस्टेंस, मीटर स्क्वायर हो गया। करंट एम्पियर, डीएल लेंथ एलिमेंट है ना, तो डी और एल तो पूरा एक ही टर्म है ना, डीएल क्या होगा, मीटर में आएगा, लेंथ है। साइन थीटा की कोई यूनिट होती नहीं है, एंगल है। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास निकल के आता है, मीटर से मीटर कैंसिल करोगे तो आपके पास आएगा टेस्ला मीटर, और एम्पियर ऊपर जाएगा तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये यूनिट निकल के आती है। यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना निकला, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और ध्यान रखिए बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो यूनिट है वही म्यू नॉट की भी आएगी। क्यों, क्योंकि 4 पाई से तो यूनिट में कोई चेंज होता नहीं है। तो क्या था हमारे पास, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये भी यही रहेगी। ये दोनों आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं आपको इसकी एक ऑल्टरनेट यूनिट बताता हूं, ठीक है, राइट। तो इस चीज को आप साथ साथ नोट कर लेंगे बेटा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वैल्यू आपको बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज करनी पड़ेगी, वहां पे गिवन नहीं होती है कि आपको म्यू नॉट की वैल्यू क्या है या म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू क्या है, ये लर्न करनी है आपको, ठीक है, राइट बेटा, ओके, पता लगी बात। चलो ठीक है, अब बात करते हैं ये कि इसकी ऑल्टरनेट यूनिट क्या हो सकती है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, फ्यूचर में उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास phi b = BA। फॉर्मूला वैसे तो phi b = BA cos थीटा होता है, लेकिन cos थीटा को अगर +1 मान लिया जाए, इसकी वैल्यू +1 मान लिया जाए, तो phi b = BA भी होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, और इसकी होती है मीटर स्क्वायर। यानी टेस्ला की जगह पे वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि टेस्ला और वेबर में ये रिलेशन है। टेस्ला को बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इस टेस्ला की जगह यहाँ वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख दूं तो मुझे कुछ ऑल्टरनेट यूनिट्स भी मिलेंगी। अब वो क्या मिलेगी, मैं सीधा म्यू नॉट की यूनिट ही बता देता हूँ आपको। इससे क्या आएगी, म्यू नॉट की यूनिट आएगी मेरे पास 4 पाई × 10⁻⁷। टेस्ला की जगह लिखूंगा मैं वेबर, वेबर के लिए W भी लिखते हैं सिर्फ, ठीक है, अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर एम्पियर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 4 पाई × 10⁻⁷ वेबर पर मीटर पर एम्पियर। दिस इज म्यू नॉट इन ऑल्टरनेट यूनिट, वेबर पर मीटर पर एम्पियर, ठीक है बेटा, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल होगा, 1 मीटर बच गया, वो ऊपर जाएगा, तो मीटर की पावर -1। तो बहुत अच्छी बात है, हमने बायो-सॉवर्ट लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लिया, उसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ ली, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की हमने वैल्यू डिस्कस कर ली, उसकी SI यूनिट डिस्कस कर ली, ठीक है। अब क्या है, अब हमारे पास है कि बायो-सॉवर्ट लॉ किस काम में आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, और उस यूज को हम बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सॉवर्ट लॉ। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर ही आते हैं, उनके स्पेशल केस के ऊपर आते हैं, तो उनको अब शुरू करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सॉवर्ट लॉ, ठीक है बेटा।